तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, आज का जो हमारा बस टॉपिक है दैट इज शेप ऑफ डेटा या फिर शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड अगेन गूगल कोलैब पे ही करेंगे। सो अपना कोलैब खोल लो और जो सबसे फर्स्ट कोड था जिसके अंदर हमने प्लेस किया था इनिशियलाइज कर लो। ठीक है, हाँ। अब इसके लिए ना हम डेटा सेट एक्चुअली चेंज करने वाले हैं अपना। ठीक है, तो टिप्स की जगह विल बी यूजिंग पेंगुइन्स। आई होप स्पेलिंग ठीक है। आई होप स्पेलिंग चेक करता हूँ एक बार बस। ठीक है ना, ठीक है। क्या नमस्ते नमस्ते, बैठो। इसको रन करना है सबसे पहले। जो हम आज डेटा सेट यूज करने वाले हैं, गाइस आप लोग भी सुन लो कि आज हम डेटा सेट यूज करने वाले हैं, उसका नाम पेंगुइन्स है। ठीक है, पेंगुइन्स का डेटा सेट यूज करने वाले हैं। सेम वही जो हमने पहले वाला कोड लिखा हुआ था ना टिप्स वाले के लिए, उसमें बस डेटा सेट का नाम टिप्स की जगह पे पेंगुइन्स करके अभी वो रन किया है हमने। ठीक है, बस इतना ही किया है अभी तक। सिर्फ सबसे पहले ये वाली क्वेरी है ना, सिर्फ इसको और यहाँ टिप्स की जगह पे पेंगुइन्स करके रन करना है बस। ये बेसिकली जो क्वेरी हमारे डेटा सेट लोड करने की क्वेरी है ना, तो सिर्फ लोड करना है ना हमें, बाकी तो हम आज नया काम करेंगे। क्या नहीं, स्पीशीज, आइलैंड, बिल लेंथ, बिल्डर, क्लिपर लेंथ, ये वाला डेटा है। लाइक बॉडी मास वगैरह भी होना चाहिए जहां तक मैं बोलूं। क्या? हाँ हाँ
ये ना डेटा सेट है, जैसे हम पहले सुपर स्टोर या फिर वो सारे डेटा सेट यूज करते थे ना। हाँ, क्या कर दूं? अच्छा, आ जाएगा अभी। हाँ, क्लियर क्या? हाँ, ये स्पीशीज के नेम होते हैं। कौन सी? नहीं नहीं, वो सब नहीं करना, सिर्फ हमें डेटा सेट लोड करना है। आज हम एक्चुअली नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। हाँ हाँ, उसी गुलाब में कर लो। तो सबसे पहले वाला हमने कोड लिखा होता है ना, बस वो रन करके रखो, बाकी हम सबसे नीचे आके फिर नए कोड लिखेंगे। उससे पहले एक्चुअली आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स, देन हम मूव करेंगे उसके प्रैक्टिकल पे। निकाल देता हूँ। ये ना, इतना काम किया, ठीक है। अब वो पहले ना समझते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज शेप ऑफ डेटा और शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसमें समझते हैं कि हमारा डेटा एक्चुअली विजुअली दिखता कैसा है, ठीक है। अभी तक जो हमने चीजें सीखी थी, जैसे मैं जब सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूं तो मीन मीडियन मॉड था, या फिर मैं वेरिएबिलिटी की बात करूं तो दोज वर नंबर, है ना। उसके अंदर हम प्लॉटिंग वाला तो कुछ नहीं कर रहे थे, वो नंबर्स थे, कि मैं नंबर्स के बेसिस पे अपने डेटा को समझना चाह रहा हूँ कि कैसा होता है। अब मैं ये चीज देख रहा हूँ कि मेरा जो डेटा है जब वो प्लॉट किया जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। एंड इस चीज को जज करने के लिए वी हैव थ्री फैक्टर्स, ठीक है। स्क्यूनेस, कर्डोसिस एंड हिस्टोग्राम, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तीनों ही कंसेप्ट को समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ता है, डेटा टेल का। डेटा टेल, ठीक है। डेटा टेल क्या होता है? अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसके अंदर लेट्स से मेरा डेटा कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। एंड देन इस तरीके से सीधा मूव किया, ठीक है। ये पॉइंट कि मेरा जैसे कुछ कुछ डेटा था यहाँ पे इस तरीके से, नहीं और लाइक इस तरीके से, ठीक है। नहीं नहीं, स्टेगनेंट नहीं हुआ। और जैसे ये वाला पॉइंट अगर मैं ले लूं तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट था, उसके बाद अगला पॉइंट ये है। जंप किया मैं डेटा बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है। तो ये डेटा है। अब इसके अंदर अगर मैं जो ये वाली वैल्यू दूंगी यहाँ पे, इन वाली वैल्यूज के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ी है ना। सो ये मेरे आउटलायर्स बन जाते हैं। आउटलायर का कंसेप्ट यही होता है कि जो मेरी एक पर्टिकुलर रेंज है उसके बाहर की अगर एक दो वैल्यूज हैं तो दोज बिकम्स माय आउटलायर्स, ठीक है। तो मेरी रेंज क्या होगी? मेरी रेंज यहां से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक मेरी रेंज है, और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये एक आउटलायर है, ठीक है। सो डेटा की टेल क्या होती है? डेटा की टेल का मतलब होता है कि जो ये बनी है, एक बहुत लंबी लाइन बनेगी ना यहाँ पे, एक बहुत लंबी सीधी लाइन बनेगी, दैट इज दैट डेटा टेल, ठीक है। अब ये लाइन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बने, ये लाइन इस तरफ भी बन सकती है, ठीक है। और मैं एग्जांपल दूं इस तरफ लाइन का, लाइक दिस, कि यहाँ पे कुछ छोटी सी वैल्यू थी, फिर बहुत ऊपर गया, और फिर यहाँ पे इसने ग्राफ शो किया है। इस तरीके से भी हो सकता है डाटा, है ना।
तो जरूरी नहीं है कि टेल मेरी लास्ट में ही बनेगी, टेल मेरी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बन सकती है। हाँ, आउटलायर्स ये वाले, मेरी रेंज ये हो गई, मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी ही वैल्यू आउटलायर हो, और मेरी रेंज बहुत बड़ी है तो बहुत छोटी वैल्यू भी आउटलायर हो सकती है उसकी, ठीक है ना। मेरी रेंज के किसी भी तरफ बाहर पड़ रही है जो वैल्यूज, वो आउटलायर होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे भी टेल बन सकती है, यहां पे भी टेल बन सकती है, ये होती है मेरी डेटा की टेल, ठीक है। अब इस टेल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, टेल कितनी थिक है, ठीक है, टेल थिक होने का मतलब, तो यहां पे वैल्यूज है, और मैं थिन टेल की बात करूं तो दिस इज अ थिन टेल, ठीक है, दिस इज अ थिन टेल, ठीक है, और एंड दिस इज अ थिक टेल, ठीक है, मतलब आउटलायर्स कम है मींस थिन टेल, आउटलायर्स ज्यादा है मतलब थिक टेल, ठीक है। दूसरा होता है टेल की लेंथ, टेल की लेंथ हमें क्या बताती है कि आउटलायर्स हमारे रेंज से कितनी दूर है, लेंथ बहुत ज्यादा है तो मतलब आउटलायर्स बहुत दूर है, ठीक है। मान लो जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं, ये कुछ 100 था, ये 1 हो गया, है ना, तो लेंथ अच्छी खासी लंबी हुई, तो आउटलायर्स 100 से स्टार्ट हो रही, मतलब रेंज 100 से स्टार्ट हो रही है, आउटलायर 1 पे है तो टेल का भी लंबी है, बट वहीं पे अगर मेरी रेंज 100 से स्टार्ट हो रही है और जो आउटलायर है 50-60 के आसपास कहीं पे है, तो लेंथ छोटी हो जाएगी, वही ना कि 50-60 यहाँ पे कहीं पे आएगा तो लेंथ छोटी हो गई, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द टेल। आउटलायर्स ज्यादा है नंबर्स में तो थिक टेल, आउटलायर्स कम है नंबर में तो थिन टेल, आउटलायर्स बहुत ज्यादा दूर है तो लॉन्ग टेल, आउटलायर्स बहुत ज्यादा पास है तो शॉर्ट टेल, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है डेटा टेल का, ठीक है। एंड इसी टेल को फाइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं स्क्यूनेस, कर्टोसिस, प्रोग्राम तो चलो अलग चीज है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस इसी टेल को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। इतना कंसेप्ट समझ आया है, ठीक है। तो एक बार पहले हिस्टोग्राम कंप्लीट कर ले, वो काफी सिंपल टॉपिक है क्योंकि स्क्यूनेस और वो थोड़ा लंबे टॉपिक है, या फिर पहले उस पर जाना, बताओ पहले हिस्टोग्राम कर लेते हैं, एग्रीड, ठीक है। हिस्टोग्राम की बात कर लेते हैं, मैंने डेटा टेल का कंसेप्ट बताया अभी आपको, हिस्टोग्राम तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इट बेसिकली काउंट्स द फ्रीक्वेंसी, है ना, हिस्टोग्राम बेसिकली काउंट्स द फ्रीक्वेंसी, और मेरे पास डेटा कुछ ऐसा है 10 10 20 20 30, तो मेरा हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा 10 20 30 1 2 3, तो 2 10 है, ठीक है, 2 20 है, 1 30 है, इस तरीके का हिस्टोग्राम बनेगा मेरा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है बस ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है इज बेसिकली कि मेरा डेटा कितनी यूनिक वैल्यूज है और हर एक यूनिक वैल्यू कितनी बार अकर कर रही है, राइट। तो इसका इतना ज्यादा कुछ आपको पता नहीं लगता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ शेप, जब आपको शेप निकालने के लिए बोला जाता है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना पड़ता है, इसलिए इट्स द पार्ट जस्ट, ठीक है, इज द पार्ट, ओके। काफी सिंपल है, इसका एक बार प्लॉटिंग कर लेते हैं, कोड देख लेते हैं, ठीक है, सबसे नीचे आ जाएंगे एंड आई विल ऐड द कोड, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को प्लॉटिंग करनी है, क्या यूज करूंगा प्लॉटिंग करने के लिए, कौन सी लाइब्रेरी पता है आप लोगों को, सीबॉर्न प्लॉटिंग के लिए, अभी तक मैटप्लॉटलिब पता है ना, मैटप्लॉटलिब भी यूज करेंगे अभी, तो इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt, ठीक है, मैंने अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, मेरे को हिस्टोग्राम बनाना है, बिन्स का कंसेप्ट पता है आपको, बिन्स का कंसेप्ट, बिन्स लिखने पड़ते हैं हमें हिस्टोग्राम में, जब हमने हिस्टोग्राम को कोड किया था तब भी हमने बिन्स लिखे थे, बताया था ना क्या होते हैं, क्या होते हैं दोबारा बता देता हूँ, बिन्स इज बेसिकली कि आपको क्या लगता है कि कितनी नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, उसमें आप अपनी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो यहाँ पे मैं 10 20 एंड 30 3 बार दिए हैं तो बिन 3 है, ठीक है, और मैं 4 देता तो यहाँ पे 40 भी इंक्लूड हो जाता, है ना, तो ये होते हैं मेरे बिन्स, ठीक है।
अब बिन्स का एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स प्लॉटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आप कम दोगे तो डेटा बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, समझ नहीं आएगा। आप ज्यादा दोगे तो डेटा के बीच में गैप्स आ जाएंगे, फिर समझ नहीं आएगा। तो आपको 2-3 ट्राई करने पड़ते हैं टू गेट द एक्यूरेट नंबर ऑफ बिन्स, ठीक है। पहले हम कोड लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद बिन्स फाइंड करना भी बताऊंगा। क्लियर? मैच ले लूंगा, ठीक है। एंड डीएफ में से इस कॉलम की बात करें हम, species island, local length, क्या क्या चलो हम बॉडी मास का निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, इसका निकाल रहा हूँ बॉडी मास जी। ये मेरे पास एक कॉलम है, तो डीएफ के अंदर मैं कॉलम मेंशन कर दूंगा अपना, किस कॉलम का मेरे को निकालना है। तो बॉडी मास जी, ठीक है। इसने मैंने एक्स एक्सिस ले लिया बॉडी मास जी का, ठीक है। प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉट डॉट हिस्ट होता है ना, प्लॉट डॉट हिस्ट होता है हिस्टोग्राम का नाम। तो पीएलटी डॉट हिस्ट, एंड इसके अंदर मैं दूंगा सबसे पहले जो मेरा नंबर है, मतलब एक्सिस है, तो एक्स दे दिया। इसके बाद मैं बिन्स दूंगा, बिन्स इक्वल टू कुछ नंबर लेते हैं, लेट्स से 5 ले लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। फाइंड करूंगा एक्यूरेट नंबर, एक्यूरेट नहीं है, मैं रैंडमली कोई भी नंबर लिया है, ठीक है ना, सॉरी। अब इसके अंदर हम टाइटल वगैरह लेबलिंग वगैरह कर सकते हैं, है ना। सो plt डॉट एक्स लेबल कर लेता हूँ, एंड एक्स पे मेरा लेबल डाल देता हूँ क्योंकि मेरा मास है, ये मैंने पूरा ही लिख लिया, यानी दे दिया, ठीक है। तो मैंने एक्स लेबल किया बॉडी मास ग्राम्स में, ठीक है। वाई लेबल किया फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एंड टाइटल कर दिया हिस्टोग्राम ऑफ बॉडी मास, सिंपल, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपली कर दूंगा plt डॉट शो, ठीक है। रन किया तो बस हिस्टोग्राम आ गया, ठीक है। एक बार कोड लिख लो फिर हिस्टोग्राम की बात करते हैं। अभी सबको लिखने दो, आउटपुट दिखाएंगे। डन सब, लिख लिया वाला कोड, डन ना, ठीक है। अब हिस्टोग्राम की बात करते हैं। सो दिस इज माय हिस्टोग्राम, ठीक है। तो आई एम नॉट सीइंग एनी गैप्स, राइट, मैं कोई गैप्स नहीं देख पा रहा हूँ,
बट मेरे को एक चीज यहाँ पे इश्यू क्या दे रही है, देखो अपने हिस्टोग्राम को देखोगे अगर आप, तो गैप्स तो कोई नहीं दिख रहे, है ना, मतलब रेंज तो मेरी ठीक आ रही है। बट मेरे को एक इश्यू क्या दिख रहा है कि जो बार्स है, बार्स होते हैं बस चिपके हुए होते हैं ना, बार की थिकनेस ऑलमोस्ट इक्वल नहीं है। और मैं यहाँ पे देखूं तो इस वाले बार की थिकनेस कम है इस वाले बार की थिकनेस से। दिख रही है चीज कि इसकी जो थिकनेस है ये कम है इसकी थिकनेस से, कंपेरेटिव मेरे को इसकी इसकी थिकनेस भी ज्यादा लग रही है इसकी थिकनेस से, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास ना डेटा ज्यादा है, मैंने बिन्स कम दिए हैं, ठीक है। मैं बिन्स अपने बढ़ा दूंगा, लेट्स से 10 करके देखते हैं। और सिमिलरली जैसे मेरे बिन्स बढ़ाने के लिए ये इंडिकेशन होता है ना, बिन्स कम करने के लिए क्या इंडिकेशन होता है, जब मेरे डेटा के बीच में गैप्स आने लग जाए। मैंने 10 करके देखे हैं अभी, ठीक है, रन करते हैं। ठीक है, डेटा के बीच में गैप कोई नहीं आ रहा, लेकिन थिकनेस में अभी भी इशू है। ये देखो ये वाली जो थिकनेस है अभी भी इससे ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा कम आ रही है। देख के नहीं पता लगता है। देखो ये यहाँ से देखो, ये जो लाइन है लंबी लग रही है ना इस वाली लाइन से, तो इस वाले बार की थिकनेस ज्यादा हुई ना इस वाले बार से, ये देख रहा हूँ बस, ठीक है। अभी भी थिकनेस में इशू लग रहा है क्या, गुड, हेलो। हाँ, देखो बिन्स का मतलब क्या होता है कि मेरे पास यूनिक वैल्यूज कितनी है। अब मेरे को डेटा में पता नहीं यूनिक वैल्यूज कितनी है ना। तो मैं गेस लेता हूँ, मैं रैंडम एक नंबर लेता हूँ, उसके हिसाब से प्लॉटिंग करता हूँ, और प्लॉटिंग में मेरे पास गैप्स आते हैं, डेटा के बीच में गैप्स आते हैं, तो मतलब का नंबर ज्यादा लिया है, मेरे को कम करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर मेरे डेटा के बीच में जो थिकनेस, हाँ अभी भी बढ़ाने की जरूरत है, अभी और बढ़ाएंगे, ठीक है। 10 से मैं सीधा ना 20 करके देख लेता हूँ। मैंने थिकनेस 20 कर ली है। अब अब तो सिमिलर लग रहे हैं, तो मेरे को थिकनेस कम ज्यादा नहीं लग रही है। लग रही है थिकनेस कम ज्यादा, नहीं थिकनेस कम तो हो गई, बार्स के बीच में थिकनेस में डिफरेंस दिख रहा है क्या, लग रहा है बड़ा छोटा, और बढ़ा के देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं अगर लग रहा है तो 25 करके देख लेते हैं। हम बेसिकली ये काम तब तक कर सकते हैं जब तक हमारे पास गैप्स ना शो हो जाए, ये भी कर सकते हैं, दिस वर्क्स एज वेल, क्योंकि गैप तो अभी भी नहीं आ रहा मेरे पास कोई। सर गैप आता कैसे, गैप का मतलब है कि जैसे ये थोड़ा कम है, ये वैल्यू बिल्कुल ही जीरो हो जाए, तो बीच में से गायब ही हो गया एक बार, दैट इज अ गैप, ठीक है। और बढ़ा के देख लेते हैं। 30 पे भी गैप, 30 पे गैप इंट्रोड्यूस हो गया, 30 पे गैप आ गया, है ना, तो 30 ज्यादा है, 25 ठीक था हमारे लिए, 30 पे गैप आ गया, नहीं वो तो फिर 30 के आगे सब पे गैप आएगा ना, 25 ठीक था। और आपको बिल्कुल ऐसे प्रिसाइज जाने की जरूरत नहीं है कि 26 27 ही लेना है, इतना प्रिसाइज जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये ग्राफ हमारे लिए 25 पे ठीक है, इसमें कोई गैप्स वगैरह नहीं आ रहे, ठीक है। क्या रहा है, मेरे तो कोई नहीं आ रहा, हाँ हैज नॉट, एक्स लेवल की स्पेलिंग क्या लिखी है तुमने, सही तो है, फिर क्या इशू आ रहा है, नहीं वही मैंने बताया ना, कितना प्रिसाइज जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ दो चीजें देखनी है, गैप ना है और थिकनेस ऑलमोस्ट सेम दिखे, है या हो गया फिक्स, ठीक है, ठीक है। तो अब ग्राफ को देखते हैं, मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आया है, ठीक है। तो लेट मी थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि मेरे को ग्राफ पूरा दिख जाए, हाँ ग्राफ पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं देखूंगा कि आई हैव अ वैरायटी अराउंड 3500 ग्राम्स, है ना, 3500 ग्राम्स के आसपास, काफी ज्यादा मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ग्राफ्स काफी टॉल बने हुए हैं, तो मतलब मेरे ज्यादातर जो मतलब अच्छा खासा प्रोपोर्शन है
जिनकी फ्रीक्वेंसी जो जिनका वेट 3500 ग्राम के आसपास है, ठीक है। तो अगर मैं एक छोटी सी नहीं 35 पे है सबसे ज्यादा हैवी ना, नहीं 35 भी नहीं 30 ऐसा मतलब बेसिकली मेरे को पता लग रहा है कि वेट का एक स्पाइक यहाँ पे है, तो 35,000 के अराउंड पे एक स्पाइक है। अगले स्पाइक की अगर मैं बात करूं तो 46-47 के आसपास है एक स्पाइक, ठीक है। और फिर अगले स्पाइक की बात करूं तो 5500 के आसपास एक स्पाइक है, ठीक है। तो मेरे डेटा को मेरे को ये चीज पता लगी इससे, मेरे डेटा में एक तो यूनिक वैल्यूज अराउंड 25-30 के आसपास है, ठीक है। 25 यूनिक वैल्यूज है, पहली चीज तो ये पता लगी मेरे को। हमने बिन्स 25 फाइंड किया ना, तो बिन्स के आसपास ही यूनिक वैल्यूज होती हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं है नंबर, बट 25 के आसपास ही आएगा। नहीं नहीं बिन्स हमने डिसाइड कैसे किए, दो फैक्टर पे डिसाइड किया ना, कि एक तो जो मेरी बार है उनकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम आ जाए और कोई भी गैप्स ना आए। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब हम हर एक यूनिक वैल्यू के ऊपर एक बार प्लॉट कर लेंगे, मतलब एक दो यूनिक वैल्यू स्टिल मिस हो जाती हैं, बट हर एक यूनिक वैल्यू के ऊपर एक बार प्लॉट कर रहे हैं, तो मतलब 25 के आसपास यूनिक वैल्यूज है, 25 के आसपास हमने बार प्लॉट कर लिए, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। हमें ये दो चीजें पता लगती हैं, और मैंने बताया कि इससे हमें बहुत बेसिक सा आइडिया ही मिलता है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती नहीं है ये, ठीक है। इट्स जैसा पार्ट ऑफ योर शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है, इसका नाम हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या हिस्टोग्राम भी कह देते हैं इसे, ठीक है। तो काफी बेसिक चीज है, इसको आपको बनाना पड़ता है टू गेट द रफ अमाउंट ऑफ यूनिक वैल्यूज एंड टू गेट द अमाउंट ऑफ पीक्स, कि मतलब किस डेटा पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा एंट्री एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। एंड रिमेंबर जो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीज आप जैसे हम पहले टिप्स वाले डेटा पे काम कर रहे थे ना, तो उसके अंदर पूरी इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि जो उसमें टोटल बिल या टिप्स टिप्स पे चलो फिर भी लगा सकते हो आप, और जो टोटल बिल का कॉलम है उसके अंदर यूनिक वैल्यू बहुत ज्यादा होंगी, 20-25 यूनिक वैल्यू नहीं होंगी ना उसके अंदर, है ना। तो इस वजह से उस केस में ये चीज फेल कर जाती है। बट क्योंकि बॉडी मास है एंड पेंगुइन्स की, मैं एक डेटा सेट का बात करूं, उनका जो मास होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट आसपास ही, है ना, कोई थोड़ा ज्यादा होगा कोई थोड़ा कम होगा। तो हमें ऑन एन एवरेज ये पता लग गया कि ज्यादातर पेंगुइन्स ना मेरे 3500 ग्राम्स के आसपास के होते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा गिर गया ना, एंड उससे पहले भी डेटा गिरा हुआ था, तो 3500 के आसपास पीक दी है उसने अच्छी खासी, तो मतलब मेरे ज्यादातर पेंगुइन्स 3500 ग्राम्स के हैं, ठीक है। ये चीज पता लगती है मेरे को इससे, ओके क्लियर है। हाँ जी। हाँ तो 28 वही बताया ना कि दो तीन वैल्यू स्टिल छूट जाती हैं, मैं तो देखा था कि 30 पे ब्रेक हुआ था, 25 पे नहीं था, मैंने 25 के आसपास देख लिया, 30 डालोगे ना 30 पे ब्रेक आ जाएगा, 29 पे आ रहा है, 29 30 पे भाई। तो मतलब तुम चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बट जो तुमने 28 डाल रहे हो वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, उसके आसपास ही होती है। एक दिस इज नॉट द एग्जैक्ट यूनिक वैल्यूज, ठीक है, दिस इज रफली कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई, हिस्टोग्राम का पार्ट समझ आया, हिस्टोग्राम मेरा शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, राइट। अब बाकी दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बाकी दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वी हैव टू प्लॉट अ लाइन चार्ट, क्योंकि जब मैंने बात करी थी डेटा टेल के बारे में, जो स्क्वीनेस एंड कर्टोसिस होता है मेरा, वो मेरे डेटा टेल ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। कि मतलब मेरे को प्लॉटिंग ना करनी पड़े, सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे मैं जज कर सकता हूँ कि इसकी इस डेटा की टेल कैसी होने वाली है, ठीक है। सो एक बार या तो हम दो चीज कर सकते हैं, पहले लाइन चार्ट प्लॉट कर लेते हैं, फिर स्कर्टिस स्क्यूनेस निकाल लेंगे, तो वो डिफाइन हो जाएगा, या फिर पहले स्कर्टिस स्क्यूनेस निकाल लेते हैं एंड देन हम उसके बेसिस पे इन्फर कर लेंगे कि इसका लाइन चार्ट ऐसा होना चाहिए, फिर प्लॉट करके देख लेंगे क्या वैसे ही आ रहा है। आई थिंक दूसरा वाला मेथड ज्यादा बेटर है ना। पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यूज, उसके बाद से इन्फर करते हैं कि इसका किस तरीके का दिखेगा हमारा लाइन चार्ट, फिर लाइन चार्ट बना के देख लेंगे। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। हाँ जी। गैप अभी है नहीं ना, गैप अगर मैं 30 कर दूं यहाँ पे,
देखो यहाँ पे गैप इंट्रोड्यूस हो गया, दिस इज द गैप। ठीक है, अब इसके आप जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतने ज्यादा गैप बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं 30 के बाद लेट्स से 35 कर दूं, नहीं इसमें भी अभी तक सेम ही एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 35 तक भी अभी गैप सेम ही चल रहा है। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 70 कर लिया। इसमें देखो दो गैप्स आ गए, यहाँ पे 3 4 आ गए, मतलब देख रहे हो गैप्स बढ़ गए। मतलब इसको मैं एक्चुअली दो कंसिडर करूंगा, क्योंकि अब जब हिस्टोग्राम देख रहे हो, हाँ शुरुआत में भी गैप है, तो वही है कि जितना ज्यादा नंबर बड़ा करते जाओगे उतना ज्यादा गैप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा 25 एक अच्छा नंबर था, 25 पे रखते हैं इसे। ये बेसिकली तरीका है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिन्स कैसे फाइंड करना है उसका। ठीक है, एंड आई टोल्ड यू कि हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, कि भाई जैसे 29 पे तुमने बताया गैप आ रहा है तो हमें बिल्कुल 28 ही रखना है, 25 भी वर्क्स। ठीक है, मैं तो यूजुअली यही करता हूँ, 5 5 के गैप में लेते चलता हूँ। जैसे मेरा 30 पे गैप इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं 25 पे फॉल बैक कर जाऊंगा वापस। ठीक है, इस तरीके से हिस्टोग्राम के बिन्स वगैरह निकाल सकते हो आप आराम से। ओके, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की। तो ये हटा देते हैं, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। ठीक है, अब ये ना जो दोनों वैल्यूज है ये बेसिकली कैलकुलेशंस है। ठीक है, फॉर्मुलाज होते हैं, इनकी कैलकुलेशन होती है, और इनको ना इंटरप्रेट करने का तरीका होता है। ठीक है, ठीक है, जो स्क्यूनेस है, अगर ये, इसकी बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है लॉन्ग राइट टेल है। ठीक है, जो स्क्यूनेस की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है अगर, ठीक है, तो लॉन्ग राइट टेल, और कितनी ज्यादा पॉजिटिव आ रही है वो बताता है कितनी लंबी टेल है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब हो गया डायरेक्शन। ठीक है, लॉन्गनेस पता लगती है उसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड का मतलब कितनी वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब मान लो स्क्यूनेस की वैल्यू 2 आई, तो हमें पता है कि टेल राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रही है, और मतलब लेंथ ठीक है, छोटी ही लेंथ है, ज्यादा लंबी नहीं है, बट वहीं पे 10 आ गई तो हमें पता लग रहा है कि टेल राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रही है और लेंथ बहुत ज्यादा है उसकी। ठीक है, सिमिलर विद नेगेटिव होता है, और नेगेटिव आ रही है तो लॉन्ग लेफ्ट टेल। ठीक है, ये अगेन हमें मैग्नीट्यूड से पता लगता है। ठीक है, ये अगेन हमें मैग्नीट्यूड से पता लगता है। मैग्नीट्यूड मतलब जितने ज्यादा नेगेटिव नंबर उतनी ज्यादा लंबी टेल। -1 का मतलब है लेफ्ट साइड पे छोटी सी टेल है, वहीं पे -20 का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे काफी लंबी टेल है। ठीक है, तो स्क्यूनेस से हम लेंथ एंड डायरेक्शन, मतलब किस जगह पे टेल है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, जो हमारा कर्टोसिस होता है उससे हमारी थिकनेस ऑफ द टेल का पता लगता है, पता ना थिकनेस भी होती है, तो कर्टोसिस से हमारा पता लगता है थिकनेस ऑफ द टेल। ठीक है, इसका एक मिनट को, हाँ मतलब मैग्नीट मैंने लॉन्ग वैसे लिख दिया कि मतलब मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लॉन्ग होगी, उस तरीके से बताने के लिए लिखा है मैंने। समझ आया ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि मैग्नीट्यूड कम है शॉर्ट है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है लॉन्ग है। ठीक है, फिर से बता दें, फिर से बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं अभी तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम एक्चुअली कर ही सकते हैं। द पॉइंट इज कि मेरा गोल ही वही है कि मैं बिना ग्राफ के पहले ही जान पाऊं कि मेरी ग्राफ कैसे बनने वाला है, वही गोल है मेरा। ठीक है, तो दोबारा बताता हूँ, स्क्यूनेस एक कैलकुलेशन है, इसका फॉर्मुला होता है, फॉर्मुला भी लिखवाऊंगा। ठीक है, बट उस फॉर्मुला को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 4 केसेस होते हैं उसमें। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है पहले तो देखें पॉजिटिव आंसर आया नेगेटिव आंसर आया है। पॉजिटिव का मतलब होता है जो हमारा ग्राफ बनेगा उसके राइट हैंड साइड पे टेल होगी, नेगेटिव का मतलब होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे टेल होगी। इतना समझ आया? फिर अब इनके भी दो दो केसेस हैं कि
पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू है, 70-80 ऐसी वैल्यू आ रही है, मतलब टेल बहुत लंबी है, और वहीं पे पॉजिटिव में छोटी वैल्यू आ रही है, 1-2 ऐसी वैल्यू आ रही है, तो मतलब टेल बहुत छोटी है। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव में भी सेम होता है कि मतलब -1 -2 आ रहा है तो टेल बहुत छोटी है, -20 -30 आ रहा है तो टेल बहुत बड़ी है। पॉइंट नहीं, नंबर बढ़ा तो -1 होता है, बट अगर इफ आई से कि जैसे मान लो मेरी रेंज 1 से लेके 10 तक की है, ठीक है, 1000 एक आउटलायर है, सो पॉजिटिव साइड पे वो 10 के आगे की साइड होगा, तो पॉजिटिव होगा, एंड उसकी जो स्क्यूनेस आएगी वो अराउंड कुछ 990 के आसपास समथिंग आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 1 से बात करूं कम में, ठीक है, सो 1 से लेट से, या रेंज में 10 लेता हूँ, ठीक है, 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 से 100 की रेंज ली है, ठीक है, आंसर 1 आया है, ठीक है, और नेगेटिव 1 आएगा, ठीक है, -1 का मतलब एक तो लेफ्ट हैंड साइड टेल है, ठीक है, और टेल की वैल्यू काफी छोटी है, समझो, मतलब सॉरी स्क्यूनेस तो -9 के आसपास आएगी, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड टेल है, एंड टेल कंपैरेटिवली उस जो राइट हैंड साइड पे टेल है उससे छोटी है। ये पॉइंट कि इसमें वो चीज इंपैक्ट नहीं करती कि -1 बड़ा है -4 छोटा है, इट इज डिफरेंस। आप साइन को नंबर को अलग अलग करके देख सकते हो, साइन आपको बताएगा किस तरफ टेल है, डायरेक्शन ऑफ टेल, ठीक है, नंबर आपको बताएगा लेंथ ऑफ टेल, सो डजेंट मैटर कि -1 छोटा है -4 से, 1 इस केस में छोटा होगा 4 से, ठीक है, समझ आया कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है ना, ठीक है। अब आते हैं हम कर्डोसिस पे, ठीक है, कर्डोसिस हमें थिकनेस बताता है, ठीक है, इसके अंदर जो नंबर होता है ना वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, इसमें सिर्फ साइन मैटर करता है, ठीक है, कर्डोसिस का जो आंसर आ रहा है हम सिर्फ साइन के लिए कैलकुलेट करते हैं। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि हमारी टेल की थिकनेस बहुत ज्यादा है, थिक टेल, ठीक है, और नेगेटिव साइन का मतलब है थिन टेल, ठीक है, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन का मतलब है टेल ठीक है, मतलब जो आउटलायर्स है उनका नंबर ज्यादा है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि टेल थिन है, जो आउटलायर्स है उसका नंबर बहुत कम है, ठीक है। अब इसके अंदर एक्चुअल अगर तुम रियल लाइफ डेटा में बात करोगे तो जीरो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि टेल ना हो आउटलायर ना हो, बहुत रेयर चांसेस होते हैं इस चीज के, ठीक है, बट अगर तुम बाई चांस जीरो वगैरह कहीं पे आ रहा है तो उसका मतलब ये बता देता हूँ, अगर स्क्यूनेस में जीरो आ रहा है टेल एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो फिर हमारे पास कर्टोसिस निकालने का पॉइंट नहीं रहता, क्योंकि कर्टोसिस हमेशा कुछ ना कुछ आंसर देगा ही, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ आंसर देगा, कर्टोसिस की वैल्यू जीरो नहीं होती, क्योंकि जब कैलकुलेशन देखोगे ना इसकी तो समझ आएगा इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ सकती, ठीक है। तो स्क्यूनेस हम इसलिए सबसे पहले निकालते हैं, अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मिल रहा है तब हम कर्टोसिस पे जाते हैं, और जीरो आ रहा है तो कर्टोसिस निकालने का सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो दिस इज फॉर जब आपको टेल के बारे में पता करना है डेटा की विदाउट प्लॉटिंग, क्योंकि देर आर मतलब बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं जब ना आपके पास प्लॉटिंग करने के लिए, जैसे विजुअली प्लॉट करने के लिए एलोकेशन स्पेस ही नहीं होता, कि मतलब आप एक्चुअली ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज की, ठीक है, तो इस वजह से हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, क्लियर है, प्रैक्टिकली कर लेते हैं, टाइम कम बचा है हमारे पास। So I will add another line of code and कोड लिखते हैं, नहीं नहीं मैटप्लॉटलिब से नहीं होता, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। सो हमने x यहाँ पे डिफाइन कर ही रखा है बॉडी मास ग्राम के हिसाब से, उसी पे हम दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, सो आई विल सिंपली डू प्रिंट, इसके अंदर 3 ये डाल देते हैं लेट्स से, ताकि मैं मल्टी लाइन प्रिंट कर सकूं, एंड इसमें आई विल डू सबसे पहले क्यूनेस, तो x डॉट, यहाँ पे f लगेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा x डॉट स्क्यू, ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन में आएगा कोटोसिस, देखो स्पेलिंग शायद से गलत हो सकती है, ठीक है, कोटोसिस की जब कोट भी होता है ना, ये कोट भी वर्क करता है जहाँ पे क्या वेरीफाई,
हाँ, कर्ट और कर्टोसिस दोनों वर्क करते हैं। ठीक है, आई विल रन दिस। हाँ, देखो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की वैल्यू आ गई। अब बताओ इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। इन दोनों वैल्यूज को इंटरप्रेट करके बताओ इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। राइट साइड बहुत छोटी टेल होगी। ठीक है। हम्म, थिन। इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है आउटलायर्स कैसे हैं इसके। ना बराबर आउटलायर्स हैं। ठीक है, एक तो आउटलायर्स मतलब जो आउटलायर है भी वो बड़े हैं, है ना, जो हमारी रेंज है उससे ऊपर के आउटलायर्स हैं, प्लस एक दो ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए वी विल प्लॉट अ लाइन चार्ट। ठीक है, अब हम लाइन चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, लेट्स से लाइन चार्ट किस के बीच में प्लॉट करें। रेंज के बीच में प्लॉट कर सकते हैं हम इसका लाइन चार्ट, है ना, क्योंकि हमें एक वाई एक्सिस भी चाहिए ना लाइन चार्ट के लिए। तो हाँ, ये लो। एक मिनट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, काम करते हैं। और लिख लिया ये या फिर 1 मिनट चाहिए। लिख लिया ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आई विल सिंपली डू एक यहाँ पे नया कोड पार्ट ऐड कर लेता हूँ। इसके अंदर इसको डॉट लाइन कर लेते हैं एंड तो वाई चाहिए ना मेरे को एक। क्या हो गया, लाइन नहीं होता है। मैं एक्स ही ले लूंगा और वाई के लिए आई कैन टेक रेंज। आई थिंक दिस शुड वर्क। एक बार चेक करेंगे हम। ठीक है, 20 ले लेता हूँ, देखता हूँ कहीं पे error तो नहीं आएगा। जरूर आया। ठीक है, मॉड्यूल हैज नो एट्रीब्यूट लाइन, हाँ वो लगा ही था। अच्छा, लाइन के लिए तो सिंपली प्लॉट होता है ना। प्लॉट ही नहीं होगा ना। अच्छा, 344 है, तो इसको रेंज भी हम 344 ही दे देते हैं। शायद प्लॉटिंग हो जाए। उल्टा दिया, हमने वाई पे रेंज दे दी, माय बैड। हाँ, तो देखो सबसे पहले टेल की अगर मैं बात करूं तो मेरे को राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी टेल दिख रही है ना, बट टेल जंप होके बहुत ज्यादा वो रेंज दे रही है, तो मतलब रेंज में ही चली जा रही है वो। राइट, तो पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड पे टेल है, छोटी सी टेल जो दिख रही है ना, किसको टेल बोल रहा हूं मैं, है ना। और स्क्यूनेस की वैल्यू बहुत छोटी थी, 0.4 थी, तो मतलब बहुत ज्यादा जंप नहीं किया उसने, जो कि हमें दिख भी रहा है कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं भागी है। टेल की लेंथ भी बहुत छोटी है। और आप बोलोगे कि जो ये था कुर्टोसिस, इसने नेगेटिव में 0.71 दिया है, तो थिकनेस थिन होनी चाहिए, थिकनेस बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पे।
थिकनेस इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये जो जंप होके काफी सारा डेटा आ गया ना, तो दिस इज नॉट बेसिकली थिकनेस, ये मेरा रेंज का ही पार्ट हो गया, ठीक है। मेरा जंप आ रहा है, थिकनेस बिल्कुल ना बराबर है उसकी, समझ रहे हो क्यों? हाँ हाँ हाँ, दिस इज द टेल, ये टेल है, ये ठीक है, ये टेल है। इसके आगे हुआ फिर सबसे पहले तो स्क्यूनेस पॉजिटिव थी, राइट हैंड साइड पे टेल एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब वही था ना कि राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट करेगी। और स्क्यूनेस की वैल्यू बहुत छोटी थी, मैं ऊपर जाके स्क्यूनेस की वैल्यू देखूं, इसकी वैल्यू 0.47 है, काफी छोटी है, तो मतलब लेंथ बहुत छोटी होगी, जो कि मेरे को दिख भी रहा है, लेंथ बहुत छोटी सी लेंथ है ना। बट जो कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट है, कुर्टोसिस इसमें माइनस में है, कुर्टोसिस माइनस में है, माइनस में होने का मतलब क्या लिखा है, थिन होती है, टेल एक्चुअली थिन ही है ये, अगर आप जो ये आगे वाला पार्ट है ना, वो आगे की रेंज का पार्ट बन जाता है, ठीक है। टेल एक्चुअली बहुत ज्यादा थिन है ये, पॉइंट क्यों थिन है? हाँ हाँ हाँ, समझ आई, आगे बात समझ, ठीक है। तो मैं बिना अपने लाइन चार्ट को प्लॉट करे भी प्रिडिक्ट कर सकता हूं किस तरीके का मेरा लाइन चार्ट दिखने वाला है, ठीक है, इन दो कैलकुलेशन के बेसिस पे, राइट, क्लियर है। तो ये होता है मेरा पार्ट ऑफ शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव चार्ट्स का शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या शेप ऑफ डेटा बोलते हैं इसे, जो हमने आज पढ़ा, क्लियर है। अगर कोड देखना है तो आप देख सकते हो, बाकी मैं एक बार इन दोनों के फॉर्मूलाज लिख देता हूं आपके लिए ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, फोटो खींच लेना, और ये भी लिखा ही रहने देता है, काम करता हूँ, काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्क्यूनेस, ठीक है, स्क्यूनेस में दिस एक्स रिप्रेजेंट द स्क्यूनेस, ठीक है, दिस इज माय कांस्टेंट, ठीक है, ई कांस्टेंट डेटा के ऊपर कांस्टेंट ड्राइव किया जाता है, ठीक है। जो ये वाला साइन था, दिस वाज हमने क्या निकाला था, वो कल निकाला था ना परसों फॉर्मूला में, इसका साइन था यार, ये मॉडल्स का नहीं था, तो 9 बना देते हम, अरे परसों जब हम थ्योरी वाली बात करी थी, नहीं तुम थे थ्योरी में, थे तो सही इसकी, हाँ, हमारा क्या था, हमने क्या पढ़ा था, रेंज वेरिएंस वेरिएंस का, दिस इज वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस क्यूब्ड, ओके, एक्स ये वाला मेरे डेटा का हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एक्स, ठीक है, एंड क्यूनेस निकालने का, नहीं पता होना चाहिए बस, मतलब रिसर्च में जाओगे तब जाके जरूरत पड़ती है, और तुम मैथमेटिकल रिसर्च कर रहे हो ना, तब इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर तुम सिर्फ डेटा एनालिसिस डेटा साइंस वाले पार्ट में हो, कहीं पे तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉट स्क्यू डॉट कट, सिंपल, ठीक है। मैंने पहले रेंज रैंडमली 20 रखी थी यहाँ पे, ठीक है, इसने मेरे को दिया था एरर कि दोनों डायमेंशन अलग अलग है, तो मैंने फिर उसका एक्स का डायमेंशन देखा कितना था, एक्स का डायमेंशन 344 था, तो मैंने 344 दे दी, है ना? नहीं खाली एक्स लिखोगे तो फिर प्लॉट किस बेसिस पे करेगा ना, लाइन प्लॉट एक्स एंड वाई पे प्लॉट होता है, सिग्मा नहीं है वो, और सिग्मा वैसे भी नहीं होता, सबमिशन कहते हैं उसे, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट, क्यूनेस कांस्टेंट, सेम, तो मे भी आ रहा होगा यार,
ठीक है, वो रेंज अपने आप ही उठा लेता है, फिर मेरे को इस चीज का नहीं आइडिया था। रेंज कुछ नहीं है, मतलब मैंने जब रेंज 344 लिखा ना, तो मैंने 1 से 344 तक बेसिकली गिनती दी है उसे, है ना, तो इस चीज को अपने आप ही हैंडल कर लेता है। मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं था। इतना डीप पे जाना है। जो यहाँ पे एक्स है, ये हमारा द मैक्सिमम ऑफ माय डेटा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। दिस इज वेरिएंस, एंड म्यू इज बेसिकली मेरा Q3 को हम म्यू कहते हैं, Q3 को म्यू कहते हैं ना, Q3 को हम ज्यादा म्यू कहते हैं। एंड कोर्टेसिस भी बेसिकली सेम होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बेसिकली यही है। और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे -3 भी हो जाता है। ये कोर्टेसिस का फॉर्मूला है। अभी तो बताया इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्लियर है, मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है डन, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आज हमने शेप ऑफ डेटा या शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक खत्म किया है, एंड ओके, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम वी आर गोना डू रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगली क्लास में ट्यूसडे को हम करेंगे रिलेशनशिप्स, ठीक है गाइस। अगली क्लास में हम करेंगे रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही।